लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इंपीरियल एडवाइजर के गाइडेंस के साथ किन्मो ने अपनी 5 लुमिनरीज की डिवाइन ट्रेजरीज को अनलॉक कर दिया, जिसके बाद ये लोग सीधे सदन बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। इस बार एडवाइजर सभी रेबल्स को कुचलना चाहते थे, तो उन्होंने रेबल्स के सामने 2 ऑप्शंस रखे। एक तो वो लोग चुपचाप से हार मान ले, या फिर दूसरा ये कि मार्शल लॉस के तहत एडवाइजर के साथ बैटल करें। तो रेबल्स ने उनके सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया। वो सब लोग मिलकर एडवाइजर का नामो निशान मिटाना चाहते थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दाशंग का फोर्ट दिखाया गया, जहाँ पर दाशंग का लीडर सबको बता रहा था कि यांगकांग हमेशा रिफॉर्म के बारे में बात करता है। उसका मानना है कि वो कई सारे बदलाव करके इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बना रहा, मगर असल बात तो ये है कि वो सुधार के नाम पर बस हमारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता। उन्होंने न जाने कितने ही सारे छोटे मोटे सेक्ट बर्बाद कर दिए। एजुकेशन के नाम पर वो हमसे हमारी सीक्रेट टेक्निक छीनना चाहता। लेकिन अब बहुत हुआ, हमारी भी एक हद है। इस बार हम उस यांगकांग के एडवाइजर को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। हम अपनी इस दाशियांग में इंपीरियल एडवाइजर का मुकाबला करके उस डीमन को यहीं पर एलिमिनेट कर देंगे, ताकि इस दुनिया में दोबारा से शांति कायम हो जाए। और उतने में वहाँ पर एक लेडी की आवाज गूंजने लगी। वो कह रही थी कि मर्दों के लफ्जों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर उन मर्दों पर तो कभी भरोसा मत करो जो अपना ही चेहरा छुपा के रखते। वेल, यहाँ पर उस लेडी ने सीधे इस ग्रुप के लीडर को ताना मारा था, क्योंकि इस बंदे ने मास्क पहना है। वो लेडी उससे कहने लगी कि तुमने हमें बताया था कि तुम्हारी हर्मिट जेन के साथ पुरानी दोस्ती है, मगर फिर भी तुमने अपने अच्छे दोस्त को यांगकांग के एडवाइजर के पास भेज दिया। फिर क्या यांगकांग के एडवाइजर ने मास्टर जेन का भी खात्मा कर दिया? दरअसल पिछले एपिसोड में जो बंदा एडवाइजर के हाथों मारा गया था, ये लेडी उसी का जिक्र कर रही है। वो लेडी उस नकाबपोश बंदे से कहने लगी कि तुम हमेशा यही दिखाते हो कि तुम यांगकांग के खिलाफ हो, लेकिन तुमने सीक्रेटली ही इंपीरियल फैमिली के साथ अपने क्लोज रिलेशन बना के रखे। उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि तुम जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद कर रहे। वेल, इस लेडी की बातों से इतना तो साबित हो गया कि ये बंदा यांगकांग का ही वफादार था, जिसने एडवाइजर के पीठ पीछे चालबाजी की। वेल, इस लेडी का नाम है कियू दायुन और ये लीचिंग पैलेस की मास्टर थी। यहाँ पर कियू दायुन अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगी कि मुझे तुम्हारे जैसे डुप्लीकेट लोग जरा भी पसंद नहीं आते। क्या पता कि तुम जंग में उतरने के साथ ही हमें भी धोखा दे दो। ऑलरेडी हमारी सदन बॉर्डर ने ढेर सारी सिटीज गवा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमने इस जंग को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, वरना तो ये बाकी बचा हुआ दाशियांग कॉन्टिनेंट भी हमारे हाथ से चला जाएगा। जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमें फ्री में तो सब कुछ नहीं मिलने वाला। जब यांगकांग के एडवाइजर ने ग्रेट डाचू पर अटैक किया था, वहाँ पर उसे तगड़ी हार मिली, जिससे एडवाइजर के दामन पर दाग लग गया और अब उस दाग को मिटाने के लिए बहुत बड़ी जीत हासिल करना चाहता, ताकि वो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन कर पाए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। इसी वजह से लिजाओ प्रीफेक्चर या फिर ली काउंटी की विक्ट्री उसके लिए मायने नहीं रखती। उसे तो एक बड़ी जीत दर्ज करनी है, ताकि वो ग्रेट डाचू में मिली तगड़ी हार से उभर पाए। तो इस बड़ी जीत के लिए वो जरूर से दाशियांग पहुंच जाएगा, क्योंकि दाशियांग ही उसका अगला टारगेट है। जिस पर लेडी दायुन कहने लगी, अच्छा तो तुम हमें चारे जैसा इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि इंपीरियल एडवाइजर सीधे यहाँ चला आए। और अब लेडी दायुन की नजर पड़ी 3 फॉर्म्स पर। वो उन्हें देखते साथ ही पैनिक होकर उस मास्क वाले बंदे से पूछने लगी कि क्या ये तीनों भी यांगकांग के खिलाफ हमारा साथ देने वाले हैं? जिस पर वो मास्क वाला बंदा बताने लगा कि ये तीनों एल्डर्स एंशिएंट इरा से बिलोंग करते हैं, तो इस जंग में ये हमारा पूरा साथ देंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दाशियांग की जंग यादगार होगी। अब बस एडवाइजर को बिना रोक टोक यहाँ पर आने दिया जाए, हम उसका यहीं पर इंतजार करेंगे। और अब हमें यांगकांग आर्मी का खेमा दिखाया गया, जहाँ पर एडवाइजर को खबर मिली कि उनकी वर्मिलोन बर्ड आर्मी ने होंग काउंटी को अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही यांगकांग की अजूर ड्रैगन आर्मी ने विन काउंटी पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, ब्लैक टॉर्टोइज आर्मी ने भी किंगे काउंटी को अपने कब्जे में लिया। वेल, इन जितनी भी आर्मीज ने जीत हासिल की थी, वो सभी यांगकांग की ही बटालियन है, यानी कि हर तरफ बस यांगकांग को जीत हासिल हो रही थी। यहाँ पर जनरल किन एडवाइजर को बताने लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम लोगों ने इतनी आसानी के साथ उन काउंटीज पर कब्जा कर लिया। इनफैक्ट उन काउंटीज ने तो फाइट बैक ही नहीं किया, जरूर से ये उनकी कोई चाल होगी। जो सुनते साथ ही ड्यूकुई कहने लगे कि मेरे ख्याल से दाशियांग एक ट्रैप है। अगर इंपीरियल एडवाइजर की इंजरीज हील नहीं हुई तो हम वहाँ पर फंस जाएंगे। तो किन्मो बताने लगा कि दाशियांग तो एक शेर की गुफा है और हम ठहरे यांगकांग के मामूली से स्कॉलर, तो मेरे ख्याल से हमने वापस लौट जाना चाहिए। जो सुनते साथ ही हुलिंग तो फटाफट से किन्मो की बात से अग्री हो गई। उसे भी इस भयानक जंग में शामिल नहीं होना था। उतने में ही एडवाइजर कहते, शेर की गुफा, वाह किन्मो तुमने तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। दाशियांग काफी ज्यादा खतरनाक
खतरनाक है, वहाँ जाना तो अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया। वहाँ जाने के बाद तुम सभी स्कॉलर्स दाशियांग के लोकल कस्टम्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो। वेल, यहाँ पर हम शियांग को देख पाते हैं, जिसने थोड़ी देर पहले ही किन्मो के साथ कुछ डिस्कस किया था। वो किन्मो से कहती है कि दाशियांग की बैटल काफी ज्यादा भयानक होगी और मेरे ख्याल से एडवाइजर चाहता है कि तुम अपने हेवनली डीमन सेक्ट को यहाँ बुला लो, ताकि इस भयानक बैटल में हमारा हेवनली डीमन सेक्ट एडवाइजर का साथ दे पाए। मगर इससे तो हमारे डीमन सेक्ट का काफी बड़ा नुकसान होगा, चाहे हम दाशियांग पर फतेह हासिल करें या ना करें। मार्शल वर्ल्ड में हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की काफी ज्यादा बदनामी होगी। इस दुनिया के 90% सेक्ट यांगकांग के खिलाफ है और अगर ऐसे में हमने यांगकांग का साथ दिया तो सभी सेक्ट हमारे भी दुश्मन बन जाएंगे। तो एज ए सेक्ट लीडर क्या तुम वाकई हमारे हेवनली डीमन सेक्ट की ऐसी हालत करना चाहते हो? जिस पर किन्मो कहने लगा कि हमारे सेक्ट का असली नाम था होली सेक्ट, लेकिन उसे तो हेवनली डिमोनिक सेक्ट के नाम से जाना जाता। हमारे तो नाम में ही डिमोनिक है, तो फिर हमने इज्जत की इतनी फिक्र क्यों करनी चाहिए? जो ऑलरेडी बदनाम है उसे इज्जत की कोई परवाह नहीं रहती। तुम्हें क्या लगता है हमारे पैट्रियार्क ने अपनी सारी टीचिंग इंपीरियल एडवाइजर को पास डाउन क्यों की होगी? जिस पर शियांग कह रही थी कि जाहिर सी बात है वो चाहते थे कि इंपीरियल एडवाइजर बदलाव लाए और इसी वजह से हमारे पैट्रियार्क ने उन्हें ढेर सारा नॉलेज दिया ताकि यांगकांग भी हमारे जैसा ही होली सेक्ट बन जाए। जिस पर किन्मो कह रहा था जरा सोचो, अगर इंपीरियल एडवाइजर मारा गया तो हमारे पैट्रियार्क की सारी मेहनत जाया हो जाएगी और इसी वजह से हमारे पैट्रियार्क ने तुम्हें और मुझे इंपीरियल एकेडमी का हिस्सा बनाया ताकि हम इंपीरियल एडवाइजर पर नजर रख सके। अगर एडवाइजर ने अपने प्रिंसिपल अपनी सोच को धोखा दिया तो तुम, मैं और हमारा होली सेक्ट उसके सिर पर टंगी हुई तलवार बन जाएंगे। हमारा काम है एडवाइजर को भटकने से रोकना, उसे कुछ भी करके अपने यांगकांग नेशन को हमारे होली सेक्ट जैसा बनाना होगा और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम दोनों का काम है उन्हें खत्म कर देना। जिस पर शियांग कह रही थी कि तुम हमारे हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर हो, अगर तुम भी हमारी टीचिंग को भूल गए तो फिर मैं तुम्हारे सिर पर टंगी हुई तलवार बन जाऊंगी और उस दिन तुम्हें खत्म करने में मुझे जरा भी हेजिटेशन नहीं होगा। इसलिए कभी भी हमारे होली सेक्ट को धोखा देने की सोचना भी मत, वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। जो सुनते साथ ही किन्मो भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि तुम हमारे सेक्ट की होली मेडन हो, तो अगर मैं कभी भी रास्ते से भटक जाऊं तो तुम्हारा काम है मुझे पनिश करना। जो सुनते साथ ही शियांग दिल ही दिल में कहने लगी कि शायद ये लड़का ये बात भूल गया है कि मैं सी फैमिली की मेंबर हूँ। हमारी सी फैमिली के मेंबर्स के पास तो पैदाइशी टैलेंट है, वो किसी भी सेक्ट लीडर को स्ले कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ग्रैनी सी ने किया था। अगर किन्मो आगे चलकर ज्यादा नखरे दिखाएगा तो मैं जरूर से इसे मार दूंगी। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यांगकांग का खेमा काफी तेजी के साथ दाशियांग की तरफ आगे बढ़ रहा था और तभी अचानक से इन्हें रास्ते में कई सारे लोग नजर आने लगे जिन्होंने अपने हाथ में बैनर पकड़ा हुआ था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि किन्मो का हेवनली डीमन सेक्ट है। वहीं पर किन्मो एडवाइजर को बताने लगा कि मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर चाय के लिए बुलाया गया है। जो सुनते साथ ही एडवाइजर किन्मो के साथ हेवनली डीमन सेक्ट में पहुँच गए, जहाँ पर हम ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम में दो पर्सन्स को देख पाते हैं। अभी कौन है इनकी पहचान के बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। यहाँ पर किन्मो के दोस्त भी इन टावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि जो सिटी नक्शे में नहीं है वो यहाँ पर अचानक से इमर्ज कैसे हो गई। वहीं पर किन्मो एडवाइजर के साथ चाय पीते हुए अपनी आगे की स्ट्रेटेजीज को प्लान करने लगा और अब अपना इम्पोर्टेंट डिस्कशन खत्म करने के बाद ये लोग वहाँ से रवाना हो गए। साथ ही साथ हेवनली डीमन सेक्ट भी वहाँ से अचानक से ही गायब हो गया। वेल, इन लोगों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ है जिसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। और अब अपनी कैरेज पर आते साथ ही इंपीरियल एडवाइजर ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया कि हमें बिना वक्त जाया करे दाशियांग में पहुंचना होगा। सो इस तरह से इंपीरियल एडवाइजर ने दाशियांग के साथ बैटल करने का पूरा मन बना लिया था। और अब कुछ ही दिनों बाद ये लोग दाशियांग के गेट के सामने पहुंच गए। यहाँ पर इंपीरियल एडवाइजर ने नोटिस किया कि दाशियांग के फोर्ट पर कई सारे सेक्ट के फ्लैग्स लगे हैं, यानी कि साउथ बॉर्डर का हर एक सेक्ट दाशियांग में जमा हो चुका है। इन सभी फ्लैग्स को देखकर यांगकांग के एडवाइजर बताने लगे कि जब मैंने सुधार का काम शुरू किया था उस वक्त मैंने ओल्ड एरा के न जाने कितने ही सारे सेक्ट को हरा दिया, लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया था और मेरे ख्याल से यही मुझसे सबसे बड़ी गलती
ज़ख्मी हो गई। जिन्हें मैंने जिंदा रखा वही मेरे दुश्मन बन गए और फिर आगे चलकर उन्होंने इस बगावत की शुरुआत कर दी। अब अगर पीछे मुड़कर देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ओल्ड इरा को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। अगर तुम्हें रेवोल्यूशन करना है तो खून खराबा लाजमी होगा। कई सारे सिर धड़ से अलग होना ही क्रांति की शुरुआत होगी। इसलिए आज अगर दाशांग में खून की नदियाँ क्यों न बह जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं किसी पर रहम नहीं दिखाने वाला। यहाँ पर एडवाइजर की बातें सुनकर किन्मो भी थोड़ा सा पैनिक हो गया था। वो समझ चुका था कि आज यहाँ पर खून की नदियाँ बहने वाली हैं। और उतने में ही इंपीरियल एडवाइजर ने ड्यूक वेई को हुक्म दिया कि जल्दी से इस सिटी के बाहर हमारे कैंप सेटअप कर दो। हमारी आर्मी अब यहीं पर डेरा डालेगी। जिसके बाद वो किन्मो और उसके साथियों को लेकर सीधे दाशांग के किले की तरफ रवाना हो गए। उन्हें किले की तरफ आता हुआ देखकर वहाँ का दरवाजा अपने आप ओपन होने लगा और अब डोर के ओपन होते साथ ही इन सभी के होश उड़ गए। वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स तैनात थे और वो भी अपने धर्मा फॉर्म के साथ। किन्मो के साथ ही कह रहे थे कि ये सभी लोग तो हेवनली realm के एक्सपर्ट हैं। हमने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि दाशांग के पास इतने सारे जीनियस होंगे। और रास्ते में इनकी मुलाकात हो गई जियाओनान से, जो कि किन्मो को देखते साथ ही काफी ज्यादा भड़क गई और वहीं पर किन्मो के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। यहाँ पर मंग शिन से कहने लगा कि ये तो जियाओनान का स्नेक है, फिर इस पर एक लड़की तैनात कैसे हो गई। वेल इन्हें कोई खबर ही नहीं थी कि जियाओनान अब एक लड़की बन चुका है। यहाँ पर जियाओनान किन्मो से कहने लगी कि तुम इंपीरियल एडवाइजर के पीछे कब तक ही छुप सकते हो, ये बंदा हमेशा तो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और उतने में लेडी दायुन की वहाँ पर आवाज गूंजने लगी। वो कह रही थी कि इंपीरियल एडवाइजर ने हमें दो ऑप्शंस दिए थे, एक तो ये कि वो सीधे सदन बॉर्डर को पूरी तरह से तहस नहस करेंगे, या फिर दूसरा ये कि हम सभी लोग मिलकर उन्हें मार्शल लॉज के अकॉर्डिंग चैलेंज करेंगे। तो हमने भी सेकंड ऑप्शन को चुन लिया है। यहाँ का माउंटेन पीक ही एडवाइजर के लिए लाइफ एंड डेथ अरीना होगा। एक तो यहाँ पर हम मरेंगे या फिर एडवाइजर। तो मैं एडवाइजर को अरीना की तरफ आने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। तो अब एडवाइजर भी माउंटेन पीक पर पहुंच गए। उस अरीना में न जाने कितने ही सारे फैक्शंस के लोग मौजूद थे। तभी दाशांग का लीडर उनसे कहने लगा कि हेवंस के अंडर जितने भी गॉड्स हैं उनके नीचे आप हो, आपका स्टेटस भी किसी गॉड से कम नहीं होगा, तो फिर आप अपने साथ इतने कम लोगों को क्यों लाए हो। जिस पर एडवाइजर भी कूल अंदाज में कहने लगे कि हम इतने ही लोग तुम सबके लिए काफी होंगे। जो सुनते साथ ही वो मास्क वाला बंदा हंसते हुए कहने लगा कि एडवाइजर हालात इतने खराब हो गए, लेकिन अभी तक आपकी अकड़ कम नहीं हुई। हाँ भाई, अकड़ दिखाना तो बनता ही है क्योंकि आपने कई सारी जीत हासिल की। लिजाओ प्रीफेक्चर और ली काउंटी में आपने एक बड़ी फतेह को अचीव किया और शायद इसी वजह से आपका घमंड अब और भी ज्यादा बढ़ चुका। लेकिन आपने इतना भी घमंडी नहीं बनना था कि मुंह उठाकर मेरे दाशियांग में चले आए। और अब वहाँ पर काफी तेज आरा फैलने लगी। पूरा इलाका बर्फ में तब्दील हो रहा था, जिसे देखते साथ ही किन्मो और उसके साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो गए। बोले यहाँ पर लेडी दायुन ने अपना डिवाइन शैडो फॉर्म अनलिश किया था, जो कि काफी ज्यादा भयानक है। वेल यहाँ पर शियांग तो इस डिवाइन शैडो फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो कहने लगी कि ये बंदी कल्टीवेशन की उस लेवल पर पहुंच गई है कि बस एक ही ब्रेक थ्रू करने के बाद ही गॉड realm में एंटर करेगी। और अब वहाँ पर एक के बाद एक न जाने कितने ही सारे धर्मा फॉर्म अपीयर होने लगे। वेल इस सभी लोग अपने अपने फैक्शंस के लीडर थे और इन सभी ने कल्टीवेशन की डिवाइन ब्रिज realm को अचीव किया था, जो देखते साथ ही मोंगशियू काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो किन्मो से पूछने लगा कि मेरे भाई, क्या तुम्हें ऐसा वाकई लगता है कि हम इतने पावरफुल लोगों का मुकाबला करके एडवाइजर की मदद कर पाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा कि इन सबके एक एक फटके में ही हमारा काम तमाम हो जाएगा। हालांकि किन्मो इस पर कोई जवाब नहीं देता। उसे भी अंदाजा नहीं था कि इतने सारे पावरफुल लोग एडवाइजर के खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ पर एडवाइजर लेडी दाइयन से कहने लगे कि आप लीचिंग पैलेस की मास्टर हो। मैंने सुना था कि आपके ली हेंशियन सोर्ड टेक्निक काफी ज्यादा फेमस है। लेजेंड्स के हिसाब से ये टेक्निक आपको गॉड्स ने पास डाउन की थी और आपका लीचिंग पैलेस बस फीमेल डिसाइपल्स के लिए फेमस है। आपके सेक्ट में कोई भी मर्द मौजूद नहीं। आपके जितने भी फीमेल कल्टीवेटर्स है उन सबको आपने इमोशंस और हेट्रेड से अलग कर दिया। जिसके बाद वो बेगर सेक्ट से कहने लगे कि आपकी भी 100 पावर्टी प्रोफाउंड आर्ट काफी ज्यादा मशहूर है। वहीं पर कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट की मासाकर कॉप्स टेक्निक ने मुझे अमेज किया था, लेकिन मैं आपके टेक्निक की सराहना
नहीं करूंगा क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्रूटल है। जिसके बाद एडवाइजर कहने लगे कि 3 वंडर फोर्ट की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट भी मुझे पसंद आई थी। वहीं पर द ग्रेट हीरो एंशिएंट टेम्पल अपने मंत्रा सील के लिए फेमस है। मैंने तुम्हारी फॉर्मेशन ड्वेलिंग डिस्ट्रक्शन एम्प्टीनेस को पढ़ा था। जिसके बाद एडवाइजर 9 नेदर गेट के बारे में बताने लगे। वो कह रहे थे कि तुम अपनी सोल समनिंग गाइड के लिए फेमस हो। वहीं पर ट्रू लॉर्ड डाओ चुआन मेडिसिन की प्रैक्टिस करके इस दुनिया को बचाते आ रहे। ठीक 10 साल पहले मैंने लॉर्ड डाओ चुआन को इनवाइट किया था कि वो आकर मेरे इंपीरियल एकेडमी को ज्वाइन करे। आपने मेरे उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और मैंने आपको ट्रू लॉर्ड का टाइटल दिया, लेकिन फिर आप भी मेरे खिलाफ हो गए। जिस पर डाओ चुआन कह रहा था कि एडवाइजर तुम सभी टाओइस्ट सेक्ट को मिटाना चाहते थे और इसी वजह से मुझे तुम्हारे खिलाफ जाना पड़ा। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि मैं टाओइस्ट सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके काफी सारे लोगों को हील करना चाहता था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा ये प्लान काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ? जिस पर डाओ चुआन कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, तुमने अपने प्लान को काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया। पहला तो हमारी इस दुनिया में गिने चुने फिजिशियंस पाए जाते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर कीड़ों की तादाद में फिजिशियन उभरते जा रहे। पहला जो लोग हमारे पास इलाज के लिए आते थे, अब वो लोग खुद ही अपना इलाज कर रहे। महामारी भी ऑलमोस्ट पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन इतने सालों के बाद भी तुम्हारी एकेडमी एक फिजिशियन को बना नहीं पाई जिसे डिवाइन टाइटल दिया जाए। तुमने जितने भी नमूनों को बनाया वो बस सर्दी बुखार के लिए काम आएंगे। उनमें से किसी के पास भी ऐसी एबिलिटीज नहीं जिसे मैं डिवाइन हीलर कह सकूं। इसलिए तुम्हारा ये प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका। तुमने तो बस यहाँ पर फिजिशियंस की भीड़ बढ़ाई है, जिससे हमारे जैसे फिजिशियंस का काफी बड़ा नुकसान हो गया। जिस पर एडवाइजर कहते हैं कि एक या फिर 2 डिवाइन हीलर्स हजारों लाखों का इलाज नहीं कर सकते। वो जब तक 2 लोगों का इलाज करेंगे तब तक 100 लोग मारे जाएंगे। और इसी वजह से मैंने मेडिसिन का नॉलेज इस पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट किया, ताकि 100 में से एक बंदा तो खुद की और दूसरों की मदद करने के लिए काबिल बन पाए। लेकिन तुम चाहते थे कि मेडिसिन का नॉलेज बहुत ही कम लोगों के पास होना चाहिए, और यही वजह है कि हम दोनों अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं। हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम बस गिने चुने लोगों का फायदा करना चाहते हो और मैं सबका करना चाहता हूँ। तो ये अच्छा हुआ कि तुम मेरे खिलाफ हो गए। जिसके बाद एडवाइजर लिनशान से पूछने लगे कि बताओ आपकी बगावत का क्या रीजन है। जिस पर लिनशान कहने लगा कि वैसे तो आपने मुझे प्रमोट किया था, लेकिन मेरा भी एक सेक्ट है और मैंने हमेशा 5 एलिमेंट सोर्स स्क्रिप्चर को स्टडी किया, तो मैं अपना नॉलेज जाया होना नहीं देना चाहता था। जिस पर एडवाइजर बताते हैं कि मेरे ही कहने पर एम्परर ने आपको मिनिस्टर की पोजीशन दी थी, क्योंकि आप जस्टिस को अपहोल्ड करने वाले पर्सन हो। साथ ही आप ट्रूप्स को हैंडल करने में भी एक्सीलेंट थे और इसी वजह से आपको मिनिस्टर की पोजीशन से नवाजा गया। मुझे लगा था कि आप इस नई शुरुआत में मेरा साथ दोगे, लेकिन फिर जब आपने भी रेबल्स को ज्वाइन किया तब मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई। भले फिलहाल हम अलग अलग ट्रूप्स को लीड कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात दिल से मानता हूँ कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। भले एडवाइजर ने यहाँ पर इस बंदे से काफी अच्छे से बात की थी, लेकिन लिनशान का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। वो कह रहा था कि तुम्हें आज तुम्हारे एक्शंस की सजा मिलेगी। तुमने यहाँ पर ढेर सारे बदलाव किए जो कि हमारी परंपराओं के खिलाफ थे। तुम एक करप्ट इंसान बन चुके हो और इसी वजह से हम सब तुम्हारे खिलाफ हैं। जिस पर एडवाइजर कहने लगे कि मैं तो बस इस दुनिया में शांति कायम करना चाहता हूँ, और वो शांति तब तक एस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक कि मैं हर एक बगावत करने वाले का सर न कुचल दूं। तुम काफी अच्छे इंसान हो, लेकिन तुमने मेरा रास्ता ब्लॉक किया, इसी वजह से अब तुम हमारे दुश्मन बन चुके। जिसके बाद एडवाइजर अपनी टीम से कहने लगे कि अब मैं तुम्हें बहुत ही स्पेशल लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। बल ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मॉन्स्टर्स थे जिन्होंने एडवाइजर पर अटैक किया था। उसमें से एक लेडी ने तुरंत ही अपनी पॉइजनस ऑरा को फैलाते हुए अपने धर्मा फॉर्म को समन कर लिया। इस बंदी का पॉइजन काफी ज्यादा भयानक था। वही दूसरा ओल्ड मॉन्स्टर भी अपने स्पिरिचुअल ब्रश को स्पिन करते हुए अपने धर्मा फॉर्म को समन कर चुका, और अब बारी थी तीसरे ओल्ड मॉन्स्टर की, जिसने अपनी तलवारें हवा में रिलीज करते हुए उसमें से एक जायंट सोर्ड फॉर्म कर ली, और अब वहाँ पर उसका भी धर्मा फॉर्म अपीयर हो चुका था। इधर किन्मो अपने साथियों को बताने लगा कि इन्हीं 3 ओल्ड मॉन्स्टर्स ने हमारे एडवाइजर पर अटैक किया था, जिसमें वो बाल बाल जिंदा बच गए, और ये तीनों एंसेस्टर डिवाइन ब्रिज realm की पिक पर हैं। उतने में ही उन तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स ने अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी। वहीं पर किन्मो एडवाइजर को बताने लगा कि ये तीनों तो काफी ज्यादा भयानक हैं। अगर किसी डेटी ने भी इनका मुकाबला किया तो ये उस गॉड को हरा देंगे। मैंने तो ऐसी भयानक ऑरा बस एक ही बंदे के पास देखी थी, जिनके हाथ पांव तो काम नहीं करते, लेकिन उनके आंखों में इतनी पावर थी कि वो अपनी नजरों से ही किसी गॉड को भी हरा दे। तो एडवाइजर पूछते बताओ किन्मो वो बंदा कौन था। जिस पर किन्मो कहता है कि वो तो मेरे मास्टर हैं। जो सुनते साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगे। ओके थे किन्मो, मुझे लगा ही था कि तुम्हारे मास्टर के पास ऐसी एबिलिटीज होगी,
और अब एडवाइजर ने इन तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स के नाम बता दिए, जिसमें से एक था ट्रू लॉर्ड तियान, दूसरा था हर्मिट ली और तीसरी थी मास्टर कियोंग। मास्टर कियोंग कहने लगी कि एडवाइजर पिछली बार तुम हमारे अटैक से बाल बाल जिंदा बच गए और यकीन मानो इस बात का हम तीनों को भी काफी ज्यादा अफसोस हुआ। उस दिन हम तीनों ने तुम्हें मारने की पूरी कोशिश की थी लेकिन हम नाकाम रहे, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, आज तो तुम्हें मरना पड़ेगा। जो सुनकर एडवाइजर कहते हैं कि अब तुम तीनों की भी उम्र हो गई, तो मेरे ख्याल से मेरे खिलाफ जाने की बजाय तुमने अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाहिए था। मगर तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, चाहे फिर उनका एक पाव कब्र में ही क्यों ना हो, उन्हें अकल नहीं आएगी। जिस पर वो लेडी कहने लगी कि 3 वंडर्स फोर्ट का मास्टर मेरा बेटा है, अगर वो तुम्हारे खिलाफ है तो मुझे भी उसका साथ देना पड़ेगा। वहीं पर लॉर्ड तियान कहने लगा कि एडवाइजर तुम्हें याद ही होगा कि तुमने चुयुन नेशन को डिस्ट्रॉय किया था। दरअसल मैं ही उस किंगडम का फाउंडर हूँ और तुमने अपने सुधार के चक्कर में मेरे किंगडम को पत्तों जैसा बिखेर दिया। उतने में ही तीसरा ओल्ड मॉन्स्टर कहने लगा कि मेरा तो कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं कियोंगली आर्ट को प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं जितने ज्यादा बुरे काम करूँगा उतना ही ज्यादा राइचस बनूंगा और इसी वजह से मैं भी तुम्हारे खिलाफ हो गया। जिस पर एडवाइजर कहते हैं कि प्रिंसिपल्स को समझने के लिए मैं चीजों को इन्वेस्टिगेट करता हूँ, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को स्टडी करके उनका नॉलेज हासिल करना मेरी हॉबी है और जहाँ तक मुझे पता है मैंने कभी किसी के प्रिंसिपल को ब्रेक नहीं किया। मैं तो बस इतना चाहता था कि सभी से अपना नॉलेज इस दुनिया के साथ शेयर करें। तो बताओ फिर तुम सभी लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए? आखिर क्यों तुमने मुझ पर जानलेवा हमला किया था? मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर मेरे खिलाफ इतनी सारी बगावतें क्यों? जिस पर ओल्ड मास्टर कह रहा था कि यांगकांग में तुम्हारा इन्फ्लुएंस हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा, भले ही तुम अभी तक कल्टीवेशन की बुलंदियों को हासिल नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे एम्बिशंस काफी ज्यादा बड़े हैं। सो अगर हमने तुम्हें अभी एलिमिनेट नहीं किया तो तुम इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। हो सकता है कि आगे चलकर तुम एम्परर का तख्त भी उससे छीन लो। वेल यहाँ पर एडवाइजर ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी इस दुनिया का एम्परर बनने के बारे में सोचा भी नहीं। वो तो बस इस दुनिया को एक नया चेहरा देना चाहते थे, जहाँ पर हर तरफ बस इक्वालिटी हो। सो फाइनली उन्होंने भी फैसला किया कि वो इन लोगों के मुंह नहीं लगने वाले। वो पूछते कि बताओ यहाँ पर कौन कौन मेरे खिलाफ जाना चाहता है। उतने में एक बंदा सामने आ गया। वो कह रहा था कि मेरा ग्रेट हीरो एंशिएंट टेम्पल तुम्हारे खिलाफ है। इतना ही नहीं, बोन स्पिरिट सेक्ट, फायरफिश सेक्ट, मोलान गेट और स्टार सिटी सी रीजन, ये सारे की सारे यांगकांग के खिलाफ थे। वो लोग कह रहे थे कि हम मरते दम तक तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे। जो सुनकर ही ओल्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश हो गई। वहीं पर वो मास्क वाला बंदा कह रहा था कि एडवाइजर जरा अपनी आंखें खोलो और देखो इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें एग्जीक्यूट ना करना चाहता हो। पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। तुम इतना ज्यादा जलील हो चुके हो कि तुमने डूब के ही मर जाना चाहिए। जिस पर एडवाइजर कह रहे थे कि तुम्हारे पास बस 10-15 हजार लोग हैं, तो भला तुम इतने लोगों को पूरी दुनिया कैसे कह सकते हो? वैसे भी तुम्हारे जैसे मामूली लोग एक बार मारे जाए तो उनका एग्जिस्टेंस पूरी तरह से मिट जाता है, कोई उन्हें याद नहीं रखता। और इसी वजह से मैंने ये फैसला लिया कि अब इस दुनिया में शांति कायम करने के लिए तुम सबको मिटाना होगा। जो सुनते साथ ही उन लोगों ने गुस्से में आकर वहाँ पर एक एरी को फॉर्म कर दिया। किन्मो के दोस्त तो ये सब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए। शेन कह रहा था किन्मो क्यों ना तुम अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधे यहाँ से बाहर चले जाओ। ड्यूक वेई को बताओ कि हमारे साथ फरेब हुआ है, ये लोग इस पूरे अरीना को सील कर रहे हैं। वहीं पर एडवाइजर कहने लगे कि तुम सभी लोग मेरे साथ मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग फाइट करने आए थे, लेकिन तुमने तो यहाँ पर धोखेबाजी की। क्या तुम सभी ने पक्का इरादा कर लिया है कि तुम मार्शल लॉ के खिलाफ जाओगे? जिस पर वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि आज यहाँ पर हम बस एक ही रूल को फॉलो करने वाले हैं, जो कि है तुम्हारा सर्वनाश। यहाँ पर हमने जानबूझकर हेवनली प्रिजन सील को एक्टिवेट किया है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा ये बाहर की दुनिया को जरा भी पता नहीं चलेगा। तो तुम यूँ समझ लो कि हमारा दाशियांग तुम सभी का कब्रिस्तान है। और उतने में इंपीरियल एडवाइजर ने किन्मो को इशारा कर दिया, तो किन्मो ने भी अपने हेवनली डीमन सेक्ट का बैनर बाहर निकाल लिया, जो देखते साथ ही श्याम के तो होश उड़ गए। वहीं पर हमें यांगकांग की आर्मी का नजारा भी दिखाया गया, जो कि पूरी तरह से इस जंग के लिए तैयार थी। वेल यहाँ पर हम देख पाते यांगकांग की गोल्डन वॉरियर्स की फौज। ये विशाल वॉरियर किसी को भी 1 सेकंड के अंदर चकनाचूर कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर यांगकांग का एलिफेंट स्क्वाड भी मौजूद था। और फिर वहाँ पर धीरे धीरे करते हुए हेवनली डीमन सेक्ट के फ्लैग्स राइज होने लगे। गाइस ये वही फैक्शन है जिसका किन्मो सेक्ट लीडर है। वेल यहाँ पर
एडवाइजर को खत्म करने के लिए उनके दुश्मनों ने एक बहुत ही खतरनाक एरी को फॉर्म कर लिया था, जिसके चलते अरीना में जो कुछ भी होगा वो यांगकांग की आर्मी कभी विटनेस नहीं कर पाएगी और न ही उन्हें पता चलेगा कि एडवाइजर पर अटैक हुआ है। मगर अब हेवनली डीमन सेक्ट ने इस अरीना को चारों ओर से घेर लिया था, यानी कि अब यांगकांग के पास एक नहीं बल्कि दो फौज थी, जिसे देखते साथ ही जियाओनान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। दरअसल किन्मो का हेवनली डीमन सेक्ट मेजर फैक्शंस में से एक था। साथ ही ये सेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोई भी इतनी आसानी से इनके साथ पंगे नहीं लेता, तो नेचुरली उन्होंने भी यांगकांग के खिलाफ चल रही रेबेलियन को ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन हेवनली डीमन सेक्ट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो तो यांगकांग के साथ खड़े हो गए और उन्हें अरीना में देखते साथ ही सभी रेबेलियंस की हिम्मत ने जवाब दे दिया। वो समझ गए थे कि अब इस सेक्ट के यहाँ पर होने से यांगकांग को हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सब यहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट अपना दबदबा कायम करते हुए टेलीपोर्टेशन एरी का यूज करके वहाँ से डिसअपियर हो गया। वही दूसरी तरफ ड्यूक वेई ने हेवनली डीमन सेक्ट और अपनी यांगकांग की आर्मी को सांशी फोर्ट की आर्मी पर अटैक करने का हुक्म दिया। यांगकांग के गोल्डन वॉरियर्स ने फटाफट से वहाँ की दीवारों पर अटैक करते हुए वहाँ का घेरा तोड़ दिया था, जो देखते साथ ही सांशी फोर्ट की लेडी ने अपने इंसेक्ट की मदद से इन लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि यांगकांग के स्पिरिचुअल कैनन के सामने सांशी फोर्ट पूरी तरह से कमजोर पड़ गया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स की बारिश करते हुए सांशी फोर्ट के कई सारे वॉरियर्स का खात्मा कर दिया। इसी दरमियान हमें पता चला कि यहाँ पर बस सांशी फोर्ट नहीं बल्कि कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट की आर्मी भी मौजूद है, मगर फिर भी वो लोग टीम अप होकर भी यांगकांग का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर यांगकांग की आर्मी ने न जाने कितने ही सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को घायल कर दिया, जिसमें सांशी फोर्ट की लेडी भी शामिल थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिनती हुई अपनी जूनियर को बताती है कि जल्दी से पीछे हट जाओ, वरना हमारा सांशी फोर्ट पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और इतना कहते साथ ही उस लेडी की मौत हो गई। तो इस तरह से सांशी फोर्ट तो इस बैटल से बाहर जा चुका था, लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ना है या फिर मारना है, इसका फैसला यांगकांग की आर्मी पर निर्भर करेगा। इधर हेवनली डीमन सेक्ट के लोगों ने उस अरीना को चारों ओर से घेर लिया था। उन्हें वहाँ देखकर तो बाकी के मेजर फैक्शंस काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि हेवनली डीमन सेक्ट एक एंशिएंट सेक्ट होने के बावजूद भी उसने यांगकांग को ज्वाइन किया। इधर किन्मो रेबेलियंस को बताने लगा कि हेवनली डीमन सेक्ट किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता। तुम सभी मॉन्स्टर्स का खात्मा करने के लिए हेवनली डीमन सेक्ट के लोग मार्शल वर्ड के नियमों को अपने पांव तले कुचल देंगे। मगर ये सारी बातें रेबेलियंस को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। यहाँ पर लिंचिंग पैलेस की मास्टर दाइयो कहने लगी कि हेवनली डीमन सेक्ट ने बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं लिया। यांगकांग हम सभी का दुश्मन है, मगर फिर भी हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क ने इन्हें ज्वाइन किया। लेकिन वो बंदी हेवनली डीमन सेक्ट के पैट्रियार्क पर और कीचड़ उछाल पाई इससे पहले उस पर एक एनर्जी से अटैक हो गया। इस हल्की सी सोड एनर्जी से उस बंदी के गले को अंदर से पूरी तरह से डैमेज कर दिया, जो देखते साथ ही उसके साथियों के मुंह खुले के खुले रह गए। सो इस तरह से इंपीरियल एडवाइजर ने दाइयो के किस्से पर फुल स्टॉप लगा दिया। उनकी इस छोटी सी सोड ने दाइयो जैसे पावरफुल कल्टीवेटर की धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, एडवाइजर ने अनाउंस किया कि दाइयो तो बस पहला शिकार थी, अब आगे यहाँ पर जो भी होने वाला है उसे तुमने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। उतने में ही रेबेलियंस में से एक जनरल कहने लगा कि एडवाइजर तुम तो काफी ज्यादा शातिर निकले, हमें तो लगा था कि सिर्फ हम ही तुम्हारे पीठ पीछे प्लान्स बना रहे, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। उतने में ही एडवाइजर ने अपनी लिउ हेंग सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर हजारों लाखों तलवारें फॉर्म हो चुकी थी। ये भयानक सोड इंटेंट एक मिल्की वे जैसा नजर आता है, जिसे देखते साथ ही सभी लोगों के होश उड़ गए। वैसे तो एडवाइजर कभी अपने पावर्स का शो ऑफ नहीं करते, मगर ये लोग लकी है जो इन्हें एडवाइजर के मूव्स को देखने का मौका मिल गया। यहाँ पर एडवाइजर ने अपने पावर्स का शो ऑफ इसलिए किया ताकि उनके दुश्मनों को ये ना लगे कि वो बंदा कमजोर है, यानी कि वो उनके दिलों में खलबली मचाना चाहते थे, और उनका ये प्लान पूरी तरह से काम कर गया। इधर तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स कहने लगे कि पिछली बार जब हमने इस पर अटैक किया था तभी इतना पावरफुल तो बिल्कुल नहीं था, मगर अब तो अचानक से इसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो पाया। उतने में ही दूसरे कल्टीवेटर्स कहने लगे कि एडवाइजर तुमने तो अपनी पावर्स को छुपा के रखा था, इतने दिन तुमने जानबूझकर घायल होने का नाटक किया, क्या इसके पीछे की वजह तुम बता सकते हो? तो एडवाइजर बड़े ही कुल अंदाज में अपनी सोड की धार चेक करते हुए कहने लगे कि चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए उसे कोई लालच देना पड़ता है। अगर मैंने घायल होने का नाटक नहीं किया रहता तो शायद सदन बॉर्डर पर मेरे इतने सारे दुश्मन जमा नहीं होते। तुम्हारे सभी साथियों को एक साथ लाने के लिए मुझे नौटंकी करनी पड़ी। जिसके बाद इंपीरियल एडवाइजर ने किन्मो को इशारा कर दिया और उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट के 2 वॉरियर्स पहुंच चुके थे, जिन्होंने अपनी स्किल्स को परफॉर्म करते हुए किन्मो और उसके
साथियों को वहाँ से गायब कर दिया। जो देखते साथ ही ओल्ड मॉन्स्टर्स तो काफी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी आर्मी होने के बावजूद भी एडवाइजर ने अकेले रुकना पसंद किया। एडवाइजर कह रहे थे कि तुम सभी ने सेकंड पाथ को चूज किया है, तो इसी वजह से मैं अकेले ही तुम सबका मुकाबला करूंगा। तो चलो फिर फटाफट से इस मसले को हल किया जाए। इधर टेलीपोर्टेशन टेक्निक के जरिए किन्मो के सभी साथियों को एक माउंटेन क्लिफ पर लाकर पटका गया। वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर अरीना में अकेले हैं। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अरीना से यहाँ पर टेलीपोर्ट क्यों किया गया, जबकि वो अरीना में रुककर एडवाइजर की मदद कर सकते थे। तो किन्मो ने बताने लगा कि एडवाइजर के कहने पर ही तुम सबको यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया। इसका सीधा मतलब ये है कि एडवाइजर को पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि वो अपने दुश्मनों के साथ अकेले ही निपट सकते। वैसे भी गॉड्स के बाद अगर कोई पावरफुल होगा तो वो है हमारी इंपीरियल एडवाइजर। इसी वजह से तो उन्हें इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के टाइटल से नवाजा गया। उतने में ही कियो कंफ्यूज होते हुए किन्मो से पूछने लगा कि क्या तुमने हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया था, मगर लास्ट टाइम तो तुमने ये बताया था कि तुम इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। और उतने में ही देखते वहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट के सभी कल्टीवेटर्स पहुँच गए। वेल, इन सबको यहाँ देखकर ही किन्मो के दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इतना ही नहीं, उन्हें हेवनली डीमन सेक्ट के खेमे में सोर्ड मास्टर सनशियांग भी नजर आया, जिसे देखते साथ ही इन सभी लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कह रही थी, सोर्ड मास्टर हमने आपको नहीं देखा, हम तो ये बात किसी को नहीं बताएंगे कि आप हेवनली डीमन सेक्ट के साथ मिले हुए थे। और उतने में किन्मो अपने साथियों से कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही हेवनली डीमन सेक्ट के सभी लोग किन्मो को होली सेक्ट मास्टर के नाम से ग्रीट करने लगे। सो इस तरह से किन्मो के दोस्तों को एक और सरप्राइज मिल गया। उससे हैरान होते हुए पूछते कि क्या तुम इस हेवनली डीमन सेक्ट के मास्टर हो। उतने में ही किन्मो अपने हेवनली डीमन सेक्ट के लोगों से कहने लगा कि मेरे दोस्तों पर अटैक करने की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने तो गलती से मेरी हकीकत जान ली है, तो इन्हें पनिश करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोस्त इस सीक्रेट को सीक्रेट रखेंगे, और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो सबके सब हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन कर ले। यानी कि किन्मो ने यहाँ पर अपने सभी दोस्तों को हेवनली डीमन सेक्ट ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, और इनडायरेक्टली उन्हें ये भी समझा दिया कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर शायद उनकी जान को खतरा होगा। इधर सोर्ड मास्टर सनशियांग तुरंत ही अपनी तलवार लेकर उनके सामने खड़े हो गए। वहीं पर ड्रैगन किलिन भी उन्हें अपने खूनी दांत दिखाकर डरा रहा था। किन्मो कहता है कि अगर मेरे दोस्तों ने हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन नहीं किया तो फिर हम इसी खूबसूरत माउंटेन पर उन्हें दफना देंगे। यहाँ की खूबसूरत सीनरी देखकर ही उनकी आत्मा हर रोज एंजॉय करेगी। ये सुनते साथ ही बेचारा कियो काफी ज्यादा पैनिक हो गया और डर के मारे कांपती हुई सनशियांग को बताने लगा कि मैं तो यांगकांग के साथ कभी ईमानदार था ही नहीं, बल्कि मेरा तो हमेशा से ही सपना था कि मैं एक ना एक दिन डीमन सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। अरे ज्वाइन का क्या, मैं तो ऑलरेडी तुम्हारा डिसाइपल बन चुका हूँ। वहीं पर शेन कह रहा था कि किन्मो तो ऑलरेडी एडवाइजर की मदद कर रहा है, यानी कि हेवनली डीमन सेक्ट ने यांगकांग की आर्मी को सपोर्ट करने का फैसला लिया, इसीलिए डीमन सेक्ट को ज्वाइन करने में कोई हर्ज नहीं। वहीं पर शियू भी अपने गुलाम को लेकर हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन करने का फैसला कर चुकी, जिसके बाद वो यानशियांग से कहती कि समय रहते तुम भी हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन करो, अगर तुमने जरा भी डिले किया तो हो सकता है ये लोग तुम्हारा काम खत्म कर दे। जिस पर यानशियांग कहने लगी, मेरे दोस्तों कुछ बातें ऐसी है जो मैंने अभी तक तुम्हारे साथ शेयर नहीं की थी। दरअसल मैं तो ऑलरेडी हेवनली डीमन सेक्ट की होली मेडन हूँ। ये सुनते साथ इन सभी लोगों के होश उड़ गए और अब सीन शिफ्ट होकर हमें इंपीरियल एडवाइजर दिखाए गए। वो अपने दुश्मनों से कहते हैं कि तुम सभी लोग चाहते थे कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो देखो मैं आ चुका हूँ। तुम लोग अपनी फोर्सेस ज्वाइन करके मुझे पूरी तरह से अकेला करना चाहते थे ताकि मुझे खत्म करने में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने अकेला खड़ा हूँ, लेकिन हैरत तो इस बात की है कि तुमने अभी तक मुझ पर कोई हमला नहीं किया। सो प्लीज अब ये मत बोलना कि तुम लोगों में इतना दम ही नहीं कि तुम मुझ पर हमला कर सको। वहीं दूसरी तरफ शेन किन्मो को ग्रीट करते हुए कहने लगा कि मार्शल अंकल हमारे एडवाइजर ऑलरेडी घायल थे, क्या आपको नहीं लगता कि हमने उनकी सपोर्ट के लिए हेवनली डीमन सेक्ट के पावरफुल लोगों को भेजना चाहिए? तो किन्मो ने बताने लगा कि हेवनली डीमन सेक्ट यहाँ पर कोई बैटल करने नहीं आया था, बल्कि वो तो यहाँ पर इसलिए आए ताकि इंपीरियल एडवाइजर का दबदबा बना रहे, उन्हें पहले स्ट्राइक करने का मौका मिल जाए। जब हमारे इंपीरियल एडवाइजर दुश्मनों से पहला उन पर अटैक करेंगे तब उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। हम दोनों ने मिलकर डीमन सेक्ट को यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि इंपीरियल एडवाइजर उन लोगों
लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर सके। हमने तो सिर्फ अपनी आर्मी दिखाकर उनका मोरल डाउन कर दिया। और उतने में इन लोगों ने देखा कि अरीना में तो बैटल शुरू हो चुकी है। वहाँ पर स्वॉर्ड स्लैशेस की आवाजें आ रही थी। यहाँ पर किन्मो दिल ही दिल में कहने लगा कि मुझे पूरा यकीन है कि हेवनली डीमन सेक्ट को देखकर सारे रेबेलियंस दिल ही दिल में बौखला गए। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि यांगकांग के एडवाइजर से निपटा जाए या फिर डीमन सेक्ट से। मगर फिर भी मुझे कुछ भी करके इस बैटल पर नजर रखनी होगी ताकि इंपीरियल एडवाइजर की समय रहते मदद कर सकूं। आफ्टर ऑल वो पूरा अरीना ओल्ड मॉन्स्टर्स और पावरफुल कल्टीवेटर्स से भरा पड़ा है। सो अरीना के हालातों पर नजर रखने के लिए किन्मो ने अपनी हेवनली आईज को ओपन किया। मगर किन्मो ने नोटिस किया कि उसका विजन उस शील्ड को पियर्स नहीं कर पा रहा और उसे किसी भी कीमत पर इस ग्रेट बैटल को विटनेस करना था ताकि उसे इंपीरियल एडवाइजर की पावर्स का अंदाजा आ जाए। तो इसीलिए किन्मो ने अपनी अजूर स्काई हेवनली आई को ओपन किया, जो कि उसकी सनशिंग हेवनली आईज का आखिरी लेवल है। यानी कि किन्मो ने यहाँ पर अपनी सबसे हायर लेवल के परसेप्चुअल विजन का यूज किया था ताकि वो इस ग्रेट बैटल को देख पाए। वहाँ पर हम हेवनली आई को ओपन होता हुआ देख पाते हैं, जिसके अंदर कुल मिलाकर 8 लेवल थी। मगर थोड़ी देर में वो आई शैटर हो गई क्योंकि किन्मो की कल्टीवेशन अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंची जहाँ पर जाके वो इस आई का इस्तेमाल कर सके। और उतने में किन्मो ने नोटिस किया कि वो तो अचानक से ही सब कुछ देख पा रहा है। वेल बैटल ग्राउंड में एक कल्टीवेटर अपने धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजर पर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर एडवाइजर ने अपने फिंगर से इशारा करते ही उस बंदे को दूर पटक दिया। हालांकि वो अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने धर्मा फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजर को क्रश करने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से एडवाइजर ने भी अपनी कॉइलिंग सोर्ड स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए उसके धर्मा फॉर्म पर अटैक कर दिया, जिसके चलते बस एक ही सेकंड के अंदर वो धर्मा फॉर्म डिस्ट्रॉय होकर वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। तब तक एक दूसरा कल्टीवेटर एडवाइजर पर अटैक करने पहुंच गया। वो वहाँ पर ईवल ऑरा रिलीज करते हुए उन पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर एडवाइजर ने बस अपने हाफ स्टेप के साथ ही वहाँ पर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जिससे वो बंदा वहीं पर मारा जाता है। इधर किन्मो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। वो सोचता है कि मैं तो अजुर आई को एक्टिवेट ही नहीं कर पाया, तो फिर मैं इस बैटल को देख कैसे सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। और उसी वक्त हमें आसमान में 2 डिमोनिक आईज नजर आई। किन्मो भी समझ गया कि कोई तो बंदा है जो मेरा इस्तेमाल करके इस बैटल पर नजर रख रहा। और फिर किन्मो को महसूस हुआ कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ड्यूटी एंड डीमन गॉड है। यानी कि पिछली बार हुई बैटल में इस डीमन गॉड ने अपनी कॉन्शियसनेस का एक ट्रेस किन्मो की बॉडी में ऐड किया था। अब किन्मो चाहता था कि इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया जाए, लेकिन इससे माहौल काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए किन्मो ने फिलहाल के लिए इस बात को सीक्रेट रखा। जिसके बाद हमें अरीना का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी कल्टीवेटर्स एडवाइजर पर हमला करने रवाना हो गए। तो एडवाइजर भी अपने मेन सोर्ड को उसकी मैन से बाहर पुल करते हुए अपना एक बहुत ही शानदार स्लैश रिलीज कर देते हैं। उस स्लैश की एनर्जी इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसने अपनी ऑरा से इवेंट के फ्लो को भी काट दिया। और इधर वो बंदा जिसने एडवाइजर पर हमला किया था वो भी 2 हिस्सों में कट चुका। उतने में ही ओल्ड मॉन्स्टर टीम की पॉइजन लेडी एडवाइजर पर अपने इंसेक्ट रिलीज कर देती है। ये इंसेक्ट इतने ज्यादा भयानक थे कि कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर इनकी ऑरा से ही मारा जाएगा। एडवाइजर उससे कहते हैं कि तुम्हारी इंसेक्ट कंट्रोलिंग टेक्निक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर निर्भर करती है, तो चाहे तुम इसकी कितनी ही प्रैक्टिस क्यों ना कर लो, ये हमेशा हालातों पर निर्भर रहेगी। और फिर एडवाइजर अपनी कॉइलिंग सोड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत बड़ा फ्लो क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें उस पॉइजन मास्टर के सारे क्रीचर्स डिस्ट्रॉय होकर वो घायल हो गई। तब तक दूसरा मास्टर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर एडवाइजर उसके हमले को बड़े कूल अंदाज में डॉज करते हुए कहने लगे कि तुम्हारी तलवारबाजी वाकई शानदार है, मगर ये भी सोड की बेसिक 14 सोड मूव्स पर ही निर्भर करती। भले ये मार्वलस होगी मगर है तो ये पुरानी। और इतना कहते साथ ही वो उस बंदे की सोड को हवा में उछाल कर उस पर एक पाम अटैक हिट कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एडवाइजर की सोड उस बंदे के सीने को छन्नी करने वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जिसे वो बंदा अपनी तलवार से रोकने लगा। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि एडवाइजर की भयानक एनर्जी उस बंदे की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके सीने को आर पार कर चुकी थी। और अब एडवाइजर दोबारा से अपनी सोड को समन करते हुए वहाँ पर फ्लाई करने लगे। उनके रास्ते में जो भी नजर आया उसका बस सर्वनाश हुआ। उन्होंने अपनी सोड एनर्जी के तूफान में न जाने कितने ही कल्टीवेटर्स को मौत के घाट उतार दिया। एडवाइजर की इस तलवारबाजी की जितनी तारीफें की जाए वो कम थी। रेबेलियंस ने तो इमेजिन भी नहीं किया था कि एडवाइजर एक ही सेकंड में बाजी को पलट के रख देंगे। सो इस तरह से बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर एडवाइजर ने छोटे मोटे कल्टीवेटर्स का काम तमाम कर दिया। मगर इस खेल के असली विलन तो अभी भी जिंदा है और उन्होंने एडवाइजर को चारों ओर से घेर लिया। इसी दरमियान कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट के मास्टर ने अपनी कई सारे डीमंस को रिलीज कर दिया, जो कि एडवाइजर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो देखते साथ ही एडवाइजर की सोड काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होकर साइज में बड़ी हो चुकी थी और फिर वो एक
बैटमैन जैसी जाकर उन सभी डेमन से लिपट कर उनका काम तमाम कर देती है। साथ ही एडवाइजर कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट के लीडर के पास से गुजरते हुए कहने लगे कि तुमने हमेशा मासूमों की जान ली ताकि तुम अपनी एक डेड आर्मी को खड़ा कर पाओ और इसी वजह से तुम्हें मौत की सजा मिलती है। इतना कहते साथ ही उन्होंने सीधे उस बंदे के गले पर वार कर दिया। उनकी एक ही स्ट्राइक में उस बंदे की गर्दन धड़ से अलग हो चुकी थी। उतने में ही 9 नेदर गेट सेक्ट का मास्टर अपने आर्टिफैक्ट को लेकर एडवाइजर पर अटैक करने पहुंच गया, मगर एडवाइजर ने फटाफट से अपनी सोर्ड से एक शील्ड फॉर्म करते हुए उस बंदे के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। उससे कहते हैं कि तुमने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हमारे यांगकांग के कई सारे स्टूडेंट्स की जानें ले ली, इसलिए अब तुझे भी मरना होगा। और इतना कहते साथ ही एडवाइजर ने सीधे जाकर उस बंदे के अंदर अपनी सोर्ड पियर्स कर दी, जिससे वो तो हवा में ही एक्सप्लोड हो गया था। बल यहाँ पर एडवाइजर का ये भयानक फॉर्म देखते साथ ही सभी मास्टर्स ने एक साथ मिलकर उन पर हमले कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अकेले तो इस बंदे को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एडवाइजर ने अपनी हजारों सोर्ड रिलीज करते हुए उनकी इस साजिश को नाकाम कर दिया, मगर उतने में एक कल्टिवेटर ने अपनी इवल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यांगकांग के एडवाइजर को उसमें ट्रैप कर लिया और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए यांगकांग का पुराना जनरल उन पर हमला करने पहुंच जाता है। हालांकि उसकी सोर्ड अटैक को तो यांगकांग के एडवाइजर ने अपने फिंगर से ही होल्ड कर लिया। अब उसकी सोर्ड को ब्रेक करते हुए कहने लगे कि एक जमाने में तुम लोगों की भलाई के लिए बातें करते थे और सच बताओ तो मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस था, मगर मुझे लगा ही नहीं कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुम इतने ज्यादा जिद्दी हो कि तुमने बदलाव को एक्सेप्ट करने से मना किया और इसी वजह से मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही एडवाइजर ने अपनी सोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे का काम भी तमाम कर दिया। उस बंदे की ऐसी हालत देखकर तो धर्मा किंग एडवाइजर पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसने अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजर पर कई सारे अटैक कर दिए, जिन्हें एडवाइजर बड़े आराम के साथ डॉज कर लेते हैं। एडवाइजर उससे कहते हैं कि धर्मा किंग तुम एक पुराने ख्यालों वाले बंदे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें भी इतिहास के पन्नों में दफन कर दूंगा। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपनी मल्टीपल सोर्ड्स को फॉर्म कर लिया, जिनके आपस में मर्ज होते साथ ही वहाँ पर एक गोल्डन कलर की हेवी सोर्ड तैयार हो गई। सो यहाँ पर अपनी जायंट सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजर ने धर्मा किंग पर अटैक कर दिया। वो बताती है कि मैं पुराने ख्यालात वाले लोगों को जरा भी पसंद नहीं करता। हम इंसानों ने हमेशा इस समय के साथ खुद को बदलना चाहिए। तो अब इस दुनिया में शांति कायम करने के लिए तुम्हारे जैसे लोगों को मरना पड़ेगा। और अब यहाँ पर एडवाइजर की गोल्डन सोर्ड ने एक ही साथ उस बंदे पर न जाने कितने ही सारे हमले कर दिए, जिसके चलते उस बंदे का तो वहाँ पर चूरा बन गया था। और वाकई एडवाइजर का ये हमला इतना ज्यादा डोमिनेटिंग था कि उसकी एनर्जी शील्ड को ब्रेक करते हुए बाहर निकलने लगी। उस स्पिरिचुअल ऑरा ने तो पत्थरों को भी काट दिया था और इसी से हम एडवाइजर की उस मूव की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब हमें एक बार फिर से अरीना में किलिंग स्प्री दिखाई गई। यहाँ पर एडवाइजर अपने दुश्मनों का काल बनकर उन्हें भगा भगा कर मार रहे थे। उन्होंने उस अरीना में जितने भी टावर्स मौजूद थे उस सबका चप्पा चप्पा छान मारा। आज तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपने दुश्मनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले, ताकि आगे चलकर यांगकांग कभी भी ऐसी किसी रेबेलियन को विटनेस ना कर पाए। यहाँ पर यांगकांग के दुश्मन कीड़े मकोड़े जैसे मारे जा रहे थे। यही वजह थी कि कल्टीवेशन की दुनिया में लॉ ऑफ जंगल लागू होता है। जो स्ट्रॉन्ग है वो सरवाइव करेगा और जो कमजोर है वो स्ट्रॉन्ग के हाथों मारा जाएगा। यहाँ पर एडवाइजर ने इन लोगों को इस तरह से अपनी सोर्ड में धसाया मानो कि वो वहाँ पर मोतियों का हार बना रहे। उनकी इस भयानक स्किल को देखते साथ ही किन्मो की तो मानो होश ही उड़ गए। वो सोचता है कि हमारे ग्रैंडपा चीफ की सोर्ड टेक्निक एक सोर्ड मैप का यूज करके परफॉर्म करती थी, जो कि वहाँ मौजूद माउंटेन्स और रिवर्स को भी काट दे। मगर एडवाइजर की सोर्ड टेक्निक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। उन्होंने अपनी सोर्ड इंटेंट को एक्सट्रीम लेवल पर रिफाइन करना सीख लिया है। इधर दो धर्मा फॉर्म एडवाइजर पर अटैक करने पहुंच गए थे, लेकिन एडवाइजर ने तो ऑलरेडी वहाँ पर हजारों लाखों सोर्ड्स बना ली है, जिन्हें देखते साथ ही उन धर्मा फॉर्म्स की तो फटकर हाथ में आ गई। और फिर वहीं पर इन गोल्डन सोर्ड्स का एक ऐसा तूफान खड़ा हुआ जिसने उन दोनों धर्मा फॉर्म्स पर एक साथ ही हजारों लाखों स्ट्राइक्स रिलीज कर दी। इस नजारे को देखकर मास्टर सानशिंग कहने लगे कि आज मुझे पता चला कि सोर्ड को किस तरह से यूज करना चाहिए। और फिर उन्होंने अपनी सोर्ड को बस एक पेड़ की तरफ पॉइंट करते ही उसे काट दिया। इधर अरीना में वो मास्क वाला बंदा देखता है कि उसके साथी तो 1 बाय 1 खत्म हो चुके हैं, तो अब उसने भी एडवाइजर के साथ फाइट करना शुरू कर दी। बल यहाँ पर एडवाइजर ने उसके मुसलसल हमलों को काफी अच्छे तरीके से काउंटर कर लिया था। किन्मो भी नोटिस करता है कि एडवाइजर जानबूझकर इस बंदे पर जानलेवा हमला नहीं कर रहे। उन्होंने अभी तक जितने भी स्ट्राइक्स रिलीज की थी वो सारी की सारी रूथलेस है, लेकिन इस बंदे पर कोई भी जानलेवा अटैक नहीं किया गया। उन्होंने जानबूझकर इस बंदे के वाइटल पॉइंट्स पर कोई हमला नहीं किया। उतने में
एडवाइजर ने उस पर्सन के कंधे में अपनी सोड को पियर्स कर दिया, जिसे देखकर ही वो बंदा काफी जोर जोर से हंसने लगा। उसे लग रहा था कि शायद एडवाइजर मिस हो गया, इसलिए वो तुरंत ही एडवाइजर की सोड को होल्ड कर लेता है और तब तक 3 ओल्ड मॉन्स्टर्स में से एक मास्टर ने उन पर अटैक कर दिया। यहाँ पर उस मास्टर ने अपनी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एडवाइजर के आसपास एक बहुत ही पावरफुल केज फॉर्म कर लिया, जिसके अंदर वो पूरी तरह से ट्रैप हो चुके थे। और तभी वो मास्क वाला बंदा कहने लगा कि चलो फाइनली वो पल आ चुका है जब हम इस एडवाइजर का काम तमाम करेंगे। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही हम वहाँ पर कई सारे ड्रैगन्स को इमर्ज होता हुआ देख पाते हैं। देखते ही देखते उन महाशक्तिशाली ड्रैगन्स ने एडवाइजर को चारों ओर से घेर लिया था। एक तरफ से ये ड्रैगन अपने फायरबॉल के साथ एडवाइजर पर हमला करने के लिए तैनात थे और वही दूसरी तरफ तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स भी उन पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। और अब वहाँ पर एक फाइनल हमला हुआ जो कि काफी ज्यादा भयानक था। चारों ओर से इंपीरियल एडवाइजर पर बहुत ही भयानक हमले किए जा रहे थे, जिससे तो पूरा इलाका ही शेक होने लगा। और अब इन ड्रैगन को देखते साथ ही किन्मो को याद आया कि ये तो एक 9 ड्रैगन एम्परर टेक्निक है जो कि सिर्फ रॉयल फैमिली ही यूज करती थी। यांगकांग के सेकंड प्रिंस ने भी एक बार इस टेक्निक का यूज किया था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि बस रॉयल फैमिली के पास ही ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन है, तो ये मास्क वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि यांगकांग की रॉयल फैमिली का ही मेंबर होगा। शायद इसी वजह से इंपीरियल एडवाइजर ने इस पर काफी क्लोज अटैक नहीं किया। वो जानना चाहते हैं कि आखिर रॉयल फैमिली का कौन वो गद्दार है जिसने उन्हें धोखा दिया। साथ ही साथ किन्मो को अब इंपीरियल एडवाइजर की सारी प्लानिंग समझ आ चुकी थी। दरअसल वो अच्छे से जानते थे कि रॉयल फैमिली का कोई मेंबर उन्हें धोखा दे रहा है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर घायल होने का नाटक किया ताकि ये बंदा अपने रेबल साथियों को लेकर उनका मुकाबला करने के लिए पहुंच जाए। सिर्फ यही एक रास्ता था इस बंदे की पहचान को जानने का। उतने में ही इंपीरियल एडवाइजर ने अपनी बड़ी शानदार सोड को वहाँ पर समन कर लिया, तो बंदा भी उनकी इस अटैक को काउंटर करने के लिए अपने ड्रैगन बेल को फॉर्म कर लेता है। मगर वो ड्रैगन बेल इंपीरियल एडवाइजर के अटैक को रोक नहीं पाती। यहाँ पर एडवाइजर की सोड सीधे उस बंदे के मास्क पर हिट होने वाली थी, जिसके चलते उसकी पहचान सामने आ जाएगी। मगर उसी वक्त वहाँ पर एक शील्ड फॉर्म हो गई, तो एडवाइजर ने भी अमेज होकर देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही विशाल बुद्धा का स्टैचू पहुँच चुका है। इनफैक्ट ये सभी लोग उस जायंट स्टैचू को देखकर हैरान हो गए। उस बुद्धा स्टैचू पर पूरी की पूरी आर्मी तैनात थी। यहाँ पर एडवाइजर भी कंफ्यूज थे कि यहाँ पर अभी एंट्री किसकी हुई है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।